नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट फिजिक्स की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने कूलाम के नियम को पढ़ा था। आज उसी कूलाम के नियम को अपन कंटिन्यू करेंगे। और कूलाम का नियम तो अभी और भी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उसका सदिश रूप भी होगा, वो भी करेंगे। आज के सेशन में अपन कूलाम के नियम के संबंधित और कुछ एक्स्ट्रा बातें वो अपन जानते हैं। तो आपको पता है कूलाम का नियम क्या होता है, सब कुछ अपन समझ गए। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेशों के मध्य लगता है, ठीक है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब उसके अंदर की बहुत सारी बारीक बातें जो होती है, जो आपको हर कोई टीचर नहीं समझाता, लेकिन उन बातों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, उस थ्योरी से संबंधित जो मैंने लिखवाए पॉइंट्स है उनको मिला के 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए कौन सा सही है। वहां फिर आप मात खा जाओगे। आपको कूलाम का नियम मतलब इतना ही पता रह जाएगा कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। उसके अलावा उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, वो तो एक न्यूमेरिकल के हिसाब से, वो फॉर्मूला है कूलाम के नियम का। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वो कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, उसका गणितीय रूप है। बाकी छोटिकल चीजें है उसकी, उनको समझना भी जरूरी है। सवाल कैसे भी आ सकता है, करेक्ट। तो अपने को फिजिक्स या समझनी है तो मैं आपको सारे पॉइंट्स समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। चीजें धीरे धीरे होगी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट होगी। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे से अपन सब कुछ समझने वाले हैं। कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब इन महत्वपूर्ण बातों में क्या क्या है। पहला पॉइंट है, कूलाम नियम केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए ही मान्य है। समझ गए। जो कूलाम का नियम है वो केवल बिंदुवत, यानी कि जो बिंदु आवेश आवेशों का कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, और आवेशों का स्थिर होना चाहिए। अगर आवेश गतिशील रहा तो फिर उस स्थिति में कूलाम बल की बात नहीं करेगा अपन, ठीक है। तो कूलाम का नियम केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए ही मान्य है, ये पॉइंट हो गया। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे भी आ सकता है, बोल दे कि कूलाम का नियम हर स्थिति में लगता है, ठीक है, कूलाम का नियम केवल स्थिर स्थिति में लगता है, कूलाम का नियम केवल बिंदुवत के लिए है। इस हिसाब से 4 ऑप्शन दे और बताइए इनमें से कौन कौन से सही है। सवाल कैसे भी आ सकता है, तो आपको हर एंगल से चीजों को तैयार करना है, करेक्ट। तो कूलाम का नियम केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए ही मान्य, यानी कि बिंदुवत यानी कि जो आवेश है वो बिंदुवत टाइप होने चाहिए। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि बिंदु आवेश क्या होते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेश, यानी कि आवेशों का स्थिर होना जरूरी है, स्थिर आवेशों के लिए ही मान्य है, ठीक है। और अपन वैसे भी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चीजें होगी वो अपन आवेश को स्थिर मान के करेंगे। अपनी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कहीं भी आवेश भागता हुआ दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी आपको आवेश भागता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो स्थिर रहेगा एक जगह पे। समझ गए। या तो ये हो सकता है कि अपन यहां पढ़ा है, इसको अपन उठा के कहीं और जगह रख सकते हैं, लेकिन वो गतिशील नहीं रहेगा, समझ गए आप। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई दो आवेश है Q1, दो आवेश है Q1 और Q2, इनके मध्य यदि बल लग रहा है ना, तो वो बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, ये वाली जो दोनों आवेशों को मिला रही है, उसके अनुदिश लगता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यानी कि जो बल है ना वो इसके अनुदिश लगेगा। अगर आकर्षण टाइप का होगा, ठीक है, तो ये ऐसे खींचेगा, ये इसको खींचेगा इस टाइप, ये इसको खींचेगा, सॉरी ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। तो आकर्षण टाइप का होगा तो ऐसे ऐसे एक दूसरे को खींचेंगे। तो जो भी बल होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो क्या होगा, इस रेखा के अनुदिश होगा, रेखा के अनुदिश। ये बल ऐसे नहीं कहीं घूम के आ रहा हो, जैसे ये Q1 है और ये मिलाने वाली रेखा Q2, और बल इसने Q1 क्या करेगा, Q2 पे बल लगाएगा, तो क्या ऐसे घूम के नहीं लगाएगा, ऐसे नहीं कि पीछे से आगे बल लगा दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा सीधी रेखा में लगेगा, बल हमेशा सीधी रेखा में लगेगा, बिल्कुल सीधा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सीधा खींचेगा, सीधा प्रतिकर्षण या सीधा आकर्षण, बिल्कुल सीधे लाइन टू लाइन रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाली बात है, बात समझ गए। तो ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, क्लियर, ओके। बड़े आगे फिर, ये गति के तृतीय नियम का पालन करता है। गति के तृतीय नियम का, भाई गति का तृतीय नियम क्या कहता है,
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति का तृतीय नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है, उसमें तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला नियम क्या था? किसका नियम था? जड़त्व का नियम। वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तो कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। सही, ये ना क्रिया प्रतिक्रिया, ये होता है तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है कि अब जितनी क्रिया करोगे उसके बदले में उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। समझ गए? हाँ, यानी कि मैं इस बोर्ड के ऊपर मुक्का मार रहा हूं, वैसे मारूंगा नहीं, ठीक है, बहुत महंगा है, टूट जाएगा, बड़ी मुश्किल से लाया है, अभी तो इसकी भी किस्तें पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो मान लो कोई दीवार है, इस पे मुक्का मार रहा हूं, तो वापस वो दीवार मेरे ऊपर भी बल लगाएगी, तभी तो आपके लगती है। भाई आपके कैसे लगी? आपने दीवार के मुक्का मारा तो आपके कैसे लगी? आप तो दीवार को मारने जा रहे थे, आप तो खुद दीवार को मारने जा रहे थे, तो आपके कैसे लगी? कारण वही है, आपने क्रिया की, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। तो यह गति के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। आपने देखा ही होगा भाई, क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, ठीक है। जब आप पानी के अंदर नाव है, नाव से किनारे पे कूदते हो, ठीक है, तो नाव पीछे की साइड जाती है, आप आगे की साइड कूद जाते हो, ठीक है। ये क्या है? अपना अपना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। क्रिया होती है उसके बदले प्रतिक्रिया। यहाँ पे सर जी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पर 2 आवेश है, 2 आवेश Q1 और Q2। तो अब देखो, मैंने बताया कि Q1 और Q2 के मध्य या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, और वो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या चीज होती है? वो बल होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या चीज होती है? बल होती है। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया वाला होता है। ये जो Q1 है ना, ये Q1 अगर मान लो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो Q1 क्या करेगा? Q2 को आकर्षित करेगा, ठीक है, और जो Q2 है वो क्या करेगा? Q1 को आकर्षित करेगा। समझ गए? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी, यानी कि जो Q1 है, Q1 ने इसके ऊपर बल लगाया Q2 पर, ठीक है, तो Q2 ने Q1 पर बल लगाया, वही समान मान का, लेकिन दिशा बिल्कुल विपरीत है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम में क्या होता है? समान बल लगते हैं लेकिन दिशा बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे कि अब नाव है, ये नाव है, ठीक है, नाव से आप किनारे पे कूद रहे हो, ठीक है, कूदते हो तो क्या करते हो? आप यहाँ पे पैर लगाते हो, धक्का मारते हो और एकदम से यहाँ जंप करते हो, ठीक है, तो आप नाव को पीछे धकेलते हो और उतना ही बल पाकर आप आगे की तरफ कूद जाते हो। ये होता है। जंप भी मारते तो जमीन पे पैर ऐसे ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जमीन क्या है? जमीन बिल्कुल ऐसे फिक्स है, इसलिए वो पीछे जा नहीं सकती। अगर जमीन के बदले कोई और चीज होती है जो आसानी से फिसल सकती है, तो जैसे ही आप पैर लगाते हो पीछे की तरफ, तो एकदम से वो पीछे चली जाएगी, ठीक है, और आप आगे कूदते हो लेकिन वो पीछे चली जाती है, लेकिन जमीन चली नहीं जाती पीछे, ठीक है। तो इसी कारण आप आसानी से कूद पाते हो, करेक्ट, क्योंकि आप जमीन पे जितना फोर्स लगाओगे उतना जमीन आप पे फोर्स लगाएगी और आप आगे कूद पाओगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम होता है, ठीक है ना। Q1 Q2 पर बल लगाता है और Q2 Q1 पर लगाता है। दोनों बलों का मान समान होता है, दोनों बलों का मान समान होता है। Q1 इस साइड लगाएगा Q2 पर और Q2 Q1 पर इस साइड लगाएगा, यानी कि दोनों क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया यही होता है कि समान बल लगते हैं और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। समान बल लगते हैं और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। Q1 Q2 पर लगाएगा, Q2 Q1 पर लगाएगा। अगर ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मान लो ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, Q1 और Q2 क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। तो Q2 क्या करेगा? Q1 को धक्का देगा, नहीं इस साइड लेके आए, Q1 को धक्का देगा इस साइड। Q1 क्या करेगा? Q2 को धक्का देगा इस साइड, फोर्स लगाएगा। समझ गए? हाँ, तो ये वाली बात होगी। तो दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, ठीक है, और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक इस साइड लगेगा तो एक इस साइड लगेगा। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, करेक्ट। चलो, तो ये क्या करता है? ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि गति के तृतीय नियम का पालन करता है, करेक्ट। चलो, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग यानी कि दूरी का 1/r²। ये इसमें यह आता है फॉर्मूले में 1/r²। ये क्या करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण में भी होता है। गुरुत्वाकर्षण में भी ये 1/r² होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का? Gm1m2/r²। Gm1m2/r²। ये किस में होता है? गुरुत्वाकर्षण में होता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन हो रहा है, वर्ग और उसका व्युत्क्रम, इस नियम का पालन हो रहा है। उसी प्रकार इस विद्युत बल में भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का
पालन हो रहा है, समझ गए? तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, करेक्ट, समझ गए? चलिए अब बात आती है, ये संरक्षी प्रकृति का बल है। ये कैसा बल है? संरक्षी प्रकृति का। संरक्षी यानी कि आपने देखे होंगे भाई, जब मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो दो बल होते हैं, संरक्षी और असंरक्षी। संरक्षी मतलब कि जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। जिन बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, वो होते हैं संरक्षी बल। संरक्षी बल वो होते हैं कि जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब पथ पर मतलब कैसे? मान लो यहां पर कोई 5 kg है, ठीक है, 5 kg, और 5 kg का कुछ भी द्रव्यमान मान लो, इसको यहां तक लेके जाना है, इस जगह पे लेके जाना है, तो आप इसको बहुत सारे माध्यम से ला सकते हो, ठीक है। मान लो ऐसे घुमा के ऐसे लाओ, ठीक है, ऐसे घुमा के ऐसे लाओ, एक सीधा लेके आओ, ठीक है। तो आप लेके आओगे तो कोई ना कोई बल लगेगा भाई, बल कोई भी काम में ले सकते हो। आप इंसान वाला बल काम में ले सकते हो, आप खुद उठा के रख दो तो आपने बल लगाया, ठीक है, या फिर कोई गुरुत्वाकर्षण वाला रख दो, गुरुत्वाकर्षण लगा दो इस पे, फिर ये यहां आ जाए, विद्युत बल लगा दो, फिर ये यहां आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, यहां तक लाने के लिए कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा, ठीक। तो बल लगाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है। कार्य, बल लगाओगे कुछ ना कुछ कार्य होगा, तभी तो ये यहां से उठ के यहां जाएगा, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, विद्युत बल हुआ, उनके द्वारा जो किया गया कार्य, जब ये इसको शिफ्ट करके यहां लाएंगे ना, तो आप किसी भी रास्ते से लेके आओ, बोले ऐसे ऐसे घुमा के लेके आओ, ऐसे घुमा के लेके आओ, या सीधा लेके आओ, इसके द्वारा जो किया गया कार्य है ना, उन बलों के द्वारा किया गया कार्य हमेशा है प्रारंभिक स्थिति, ये होगी स्थिति 1, और स्थिति 2, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी पर निर्भर करता है, समझ गए? बाकी पथ पर निर्भर नहीं करता, कि कहां से लेके आए उससे कोई मतलब नहीं, कहां से लेके आए उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संरक्षित प्रकृति का बल है। संरक्षित प्रकृति मतलब इस बल के द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। इस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु को आप कौन से पथ से लेके जा रहे हो, ठीक। बाकी ये चीजें तो अपन मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो मैकेनिक्स भी पढ़ा देंगे। उम्मीद करता हूं उससे पहले आप लैब असिस्टेंट लग जाओ, ठीक है। बाकी आपके जो छोटे भाई वगैरह है उनको जरूर बोल सकते हो कि सर से पढ़ना, मैकेनिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन लैब असिस्टेंट का पढ़ लेते हैं पहले। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का बल होता है। ये क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का, समझ गए? यानी कि बिल्कुल केंद्र की तरफ लगता है, एक जैसे ऐसे। सिंपल सी बात है, ये समझ लो कि आपने एक आवेश ले लिया Q1, ठीक है, दूसरा आवेश यहां ले लिया Q2, इनके मध्य जो बल लगता है वो सीधी दूरी ऐसे बिल्कुल, तो बिल्कुल क्या है, वो केंद्रित टाइप बल होता है, ठीक है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का बल होता है, ठीक। वैसे इसको अपन ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो इसलिए इस हिसाब से आपको समझना काफी है, ठीक है। या फिर ऐसे ध्यान रख लो तो भी खूब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का बल होता है, करेक्ट। नेक्स्ट होता है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। ये बात काम की है, बहुत अच्छा पॉइंट है। विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? थोड़ा दुर्बल होता है। विद्युत बल क्या होता है? उसकी तुलना में प्रबल होता है। तो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कैसा होता है? प्रबल होता है, समझ गए? हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि Q1 Q2 पर कोई बल आरोपित करता है तो तीसरा आवेश Q3 यहां पर लाने पर Q1 द्वारा Q2 पर तथा Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि स्टार्टिंग में Q1 और Q2 कोई दो आवेश है वो रखे हुए, ठीक है, वो रखे हुए हैं, और Q1 Q2 पर कोई बल आरोपित करता है और Q2 क्या करता है? Q1 पर करता है, ठीक। वो स्थिति होगी यदि यहां पर अपन कोई तीसरा आवेश लेके आए Q3, तो यहां पर लाने पर Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q1 पर जो लगने वाला बल है वो अपरिवर्तित रहता है। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, ठीक है। इनके मध्य कोई बल लग रहा है, मान लो कि इनके मध्य कैसा लग रहा है? आकर्षण लग रहा है। तो आकर्षण लग रहा है तो क्या करेगा? ये इसको खींचेगा, भाई बल हमेशा समान लगेगा। दोनों के बीच 5 न्यूटन से ये इसको खींच रहा है और 5 न्यूटन से ये इसको खींच रहा है, करेक्ट।
5 न्यूटन से ये इसको खींच रहा है। अब मैंने वो तीसरा आवेश लेके आ गया Q3, तीसरा आवेश लेके आ गया Q3 बाहर से, ठीक है, बाहर से क्या लेके आया, कोई तीसरा आवेश Q3 लेके आया। तो जो Q3 लेके आया तो एक्चुअली में क्या करेगा, Q3 इसको खींचेगा किसी बल से, मान लो ये दोनों समान टाइप के आकर्षण हो रहा है, ठीक है, तो Q3 क्या करेगा, उसमें कुछ बल लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने मान लिया 3 न्यूटन, ठीक है, इस पे भी बल लगाएगा, ठीक है, इस पे भी बल लगाएगा, अपन ने मान लिया 2 न्यूटन, ये क्या है 2 न्यूटन, ठीक, ये ऐसे हो गया बल। तो यहां पर देखो अपन ने इस Q3 को लाया, तो Q3 को लाने से इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये Q1 Q2 पर 5 न्यूटन लगा रहा था पहले, और Q2 Q1 पर 5 लगा रहा था, ये ऐसे लगता रहेगा, बोले Q3 लाओ, Q4 लाओ, Q5 लाओ, बोले पूरा गांव उठा के ले आओ, ठीक है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो Q3 की उपस्थिति इनके मध्य लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करती। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि Q3 आ गया तो ये Q3 भी क्या करेगा, फिर इन दोनों पे बल लगाएगा, ये Q3 भी इन दोनों पे बल लगाएगा। जैसा ये चार्ज, ठीक है, मान लो इनके मध्य, दोनों के मध्य आकर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई एक पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो लाओगे, ये मान लो पॉजिटिव लेके आओ तो इसके और इसके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसके और इसके मध्य आकर्षण हो जाएगा। यानी कि ये Q2 के ऊपर पहले कितना बल लग रहा था, 5 लग रहा था, अब कितना हो जाएगा, कुछ और लग गया, मान लो 3 न्यूटन, तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन एक्स्ट्रा और आगे, लेकिन 5 तो रह गई भाई, 5 तो रह गई, इस 5 में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं ना। इस Q3 ने 3 न्यूटन बल और पैदा कर दिया इस पे लगने वाला, वो बात और है, लेकिन इस 5 में कुछ बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, 5 रहेगा ही, ये कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है, 3 न्यूटन लगा, ठीक है, तो वो क्या एक्स्ट्रा और बल लगेगा, जिसकी वजह से कुल योग वो दूसरा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा इस पर और इसके द्वारा इस पर जो लग रहा है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। समझ गए बात, ठीक है। हाँ, तो ये वाली पॉइंट है। चलो तो यही बात कि यदि Q1 Q2 पर कोई बल आरोपित करता है, या फिर Q2 Q1 पर कोई बल आरोपित करता है, जो भी है, दोनों एक दूसरे सेम ही करेंगे बल आरोपित, तो तीसरा आवेश Q3 यहां लाने पर Q1 द्वारा Q2 पर तथा Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं रहेगा। Q3 लाने पर Q1 Q2 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनके मध्य जो बल लग रहा है वो का वो लगता रहेगा, ठीक है। Q3 जरूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बल लगाएगा, वो बात और है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रकृति के आधारभूत बलों की तुलना। जो प्रकृति के आधारभूत बल है उसमें 3 बल मेन होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल, ठीक। तो इन सब में देखोगे ना, तो सबसे दुर्बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल होता है। विद्युत बल कैसा होता है, प्रबल, और सबसे प्रबलतम बल वो होता है नाभिकीय बल। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक है, 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है। जैसे 2 इंसान खड़े हैं ना, उनके बीच भी बल लगता है, लेकिन वो बहुत दुर्बल होता है, वो बहुत दुर्बल होता है, समझ, इतना प्रबल नहीं रह पाता, इतना प्रबल वो नहीं रहता, वो बहुत दुर्बल होता है। तो अगर वो इतना प्रबल होता ना, लोग चलते चलते आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, लोग सड़क पे चलते चलते आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है, प्रबल नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है और 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है और 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक। तो ये दुर्बल होता है। अगर बाय मिस्टेक अगर ये प्रबल होता ना, तो भाई साहब सारे द्रव्यमान फिर एक दूसरे के जुड़ के चलते, रोड पे देखो तो आपस में चिपक रहे हैं, फिर कोई आया उन्होंने अलग किया, फिर चिपके, फिर अलग किया, सारी ये पृथ्वी तहस नहस हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। फिर बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। अब देखो इसमें चुंबकीय बल तो तब आता है जब अपन विद्युत धारा की बात करेंगे, जहां पर आवेश कैसे होंगे, गतिशील होंगे। जहां पे आवेश गतिशील होंगे वहां पे अपन चुंबकीय बल की बात करेंगे। अभी अपने क्या है, सिर्फ विद्युत है, मतलब जो विद्युत बल, ठीक है, जो स्थिर आवेशों के कारण, ठीक है, वो है विद्युत बल। बाकी उस स्थिति में ये विद्युत बल होगा स्थिर अवस्था में आवेश हो तब, और जब आवेश गतिशील हो जाए, धारा हो जाए, तो वो हो जाएगा चुंबकीय बल, वो हो जाएगा चुंबकीय बल, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय जो बल है वो कैसे होते, प्रबल होते हैं, यानी कि इसके मुकाबले, गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले कैसे होते, प्रबल होते हैं। कैसे होते, प्रबल होते हैं। और सबसे जो प्रबलतम बल है
वो कौन सा होता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय यानी कि जो परमाणु के अंदर नाभिक होता है उसके अंदर बल लगते हैं, उसके अंदर बल लगते हैं, वो होते हैं नाभिकीय बल। अब देखो नाभिकीय बल सर कैसे हुआ, तो नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियन होते हैं, दो न्यूक्लियनों के बीच में लगता है। नाभिकीय बल किसके बीच लगता है? दो न्यूक्लियनों के बीच। न्यूक्लियन यानी कि उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। वो बल लगता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। यानी वो हमेशा क्या होता है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वो इन प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, हाँ ये बात आप ध्यान रखना, इन प्रोटॉन भी क्या है? धनावेशित है, और ये भी क्या है? भाई दोनों प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित होंगे। तो एक्चुअली उनके मध्य प्रतिकर्षण बल तो होता ही है विद्युत के मुकाबले, लेकिन जो नाभिकीय बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है परबल। ध्यान रखना, ये जो नाभिक होता है, जैसे कि नाभिक है, ठीक है, नाभिक के अंदर सारी चीजें बंधी हुई रहती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकलते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सामान्य अवस्था में नाभिक से बाहर नहीं निकलते, कारण वो नाभिक के अंदर बंधे हुए रहते हैं। बंधे हुए रहने का कारण क्या है? ये नाभिकीय बल ही है। बंधे हुए रहने का कारण क्या है? ये नाभिकीय बल ही है। नाभिकीय बल क्या करते हैं? इनको बांध के रखते हैं। कैसे? न्यूट्रॉन को बांध के रखे, ये हमेशा आकर्षित टाइप का होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो न्यूट्रॉन को खींचेगा, प्रोटॉन को खींचेगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा। ये तीनों के मध्य क्या लगेगा? तीन स्थिति में ये आकर्षीय प्रकार का बल लगेगा। ये होता है नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन को खींचेगा, प्रोटॉन को खींचेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा। समझ गए? जैसे कि ये होता है नाभिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सभी के मध्य आकर्षण लगेगा दूसरे, इसलिए वो नाभिक के अंदर बिल्कुल सिमट के रहते हैं। ठीक है, अब एक बात और, जैसे कि मैंने बताया ये प्रोटॉन और प्रोटॉन, तो आप कहोगे सर इन प्रोटॉन के मध्य तो विद्युत बल भी लग सकता है। लगता भी है, लेकिन इस विद्युत बल के मुकाबले नाभिकीय बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। समान दूरी पे यदि आप लो तो विद्युत बल के मुकाबले ये नाभिक के अंदर नाभिकीय बल बहुत प्रबल होता है। ठीक है, तो ये आकर्षण ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर ये विद्युत बल हावी होता ना तो फिर ये जो नाभिक है, नाभिक में से प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं ऐसे प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नाभिकीय बल है वो ज्यादा हावी रहता है, ये मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? नाभिकीय बल। कौन सा होता है? नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके बीच लगता है? दो न्यूक्लियन के बीच। न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसमें न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है। करेक्ट? ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, और इसकी जो परास होती है, रेंज हमेशा रहती है 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा होता है। नाभिक बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके मध्य दूरी कितनी होगी? बहुत कम होगी। तो उसकी रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 इस लेवल का होता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये दुर्बल होता है, और ये क्या करता है? दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, यानी कि F = G m1 m2 upon r², ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, आवेशों के लिए F = K q1 q2 upon r²। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला अभी तक ज्ञात नहीं है नाभिकीय बल के लिए। ये आकर्षण प्रकार का होता है, ये जो है हमेशा आकर्षण प्रकार का होता है। ये विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, और ये भी सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, तो ये होगी थोड़ी आधारभूत बलों की तुलना। करेक्ट? समझ गए चीजें? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज आती है विद्युतशीलता का मात्रक और विमा। विद्युतशीलता का मात्रक और विमा, तो देखो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर, एक मिनट, इसको फैराड प्रति मीटर करना है। फैराड प्रति मीटर। ठीक, ये होता है विद्युतशीलता का मात्रक। और विमा क्या होगी? m-1 l-3 T4 A2। अब आपको विमाएं रटना नहीं है, ध्यान रखना, विमाएं कभी भी रटना नहीं है। मैं बताता हूं कैसे करनी चीजों को। आपको पता है भाई विद्युतशीलता क्या होती है? F = क्या होता है? K कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon r², Q1 Q2 upon r²। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, ये 4 पाई इसको तो छोड़ दो, इसके लिए निकालना है, किसके लिए? एप्सिलॉन के लिए निकालना है। तो एप्सिलॉन के लिए क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या बन जाएगी? एक्चुअली आप लिखोगे तो Q1 Q2 अपॉन ये r² और ये F। कहने का मतलब ये हुआ, ये हो गया, हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, और F क्या होता है? न्यूटन।
न्यूटन। एफ किस में होता है? न्यूटन में होता है। ठीक है, अब देखो इसकी वीमा क्या कैसे लिखोगे, अब इसको और खोल के लिखो। वीमा लिखना बहुत सिंपल काम है, रटना नहीं है इसको। कूलम, आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपन टी, आवेशों के प्रवाह की जरूरत धारा कहते हैं। ठीक है, और वीमा क्या होती है? जो मूल मात्रक होते हैं 7 मूल मात्रक, उनकी फॉर्म में लिखना होता है, ये होता है वीमा आपके। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्यू अपन टी, तो अब क्यू को क्या लिखोगे? आई, आई किस में होता है? एम्पियर में, और टी किस में? समय में, एटी। भाई क्यू की जगह क्या लिखोगे? एटी। भाई अपने आवेश की वीमा यही लिखी थी, A1 T1, ये वाली बात है। यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। फिर होता है न्यूटन, तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन बल होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम ए ये तो हो जाएगा द्रव्यमान, सॉरी मीटर यानी कि लेंथ, मीटर को लेंथ पे लिखते हैं ना, लंबाई। बेटा एल स्क्वायर, लंबाई है ना, लेंथ एल स्क्वायर। ठीक, एफ इक्वल टू एम ए, एम क्या? मास है, और इसका क्या है? एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड यानी कि एल टी स्क्वायर पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसके लिए लिखोगे तो एफ का क्या हो जाएगा? m1 l1 और ये t माइनस 2, ये हो जाएगा इसका। आप देखो इससे और लिख सकते हो सरल करके। आप टोटल देखोगे तो l का कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में, आप लिखोगे इसको तो m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, l कितना है? 2 और 1 3, तो m l माइनस 3, और t ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 2, तो T4 और A2। तो अब देखो कितना आया, वो क्या आया? M माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2। तो कभी भी आपको विमाएं रटना नहीं है, विमाएं कभी भी रटना नहीं है। आपको क्या करना होता है विमा में? फॉर्मूले को बहुत सिंपल सिंपल तोड़ो, बिल्कुल। किस फॉर्म में तोड़ना है? मीटर में, दूरी, जो मतलब दूरी की फॉर्म में। ठीक है, दूरी की फॉर्म में तोड़ो। ठीक है, फिर जो मूल मात्रक है, दूरी, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, जो धारा हुआ, ठीक है, तापमान हुआ, इन सभी के फॉर्म में उनको तोड़ दो, बिल्कुल छोटा छोटा। उन 7 मूल मात्राओं के फॉर्म में तोड़ना है, फिर उनको इस प्रकार से घात के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विमा। तो विमा को कभी भी रटना नहीं है। तो विद्युत का मात्रक और विमा, तो मात्रक क्या होगी? फैराड प्रति मीटर। मात्रक आप एक मात्रक ये भी हो जाएगा, ये फैराड प्रति मीटर तो है ये। ठीक है, और विमा ये हो जाएगी। विमा रटनी नहीं है विमा, ठीक है, आपको रटनी बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में आएगी तो आप ऐसे ही निकालोगे, समझ गया? अगर रटनी भी है ना तो एक इस द्रव्यमान, सॉरी इस बल की रट लो। बल की क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2, ताकि कोई दूसरी विमा आप निकालो तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम में आ जाता है, तब आप विमा फास्ट निकल जाती है। बस अगर रटना ही है विमा किसी की तो किसकी रट लो? बल की रट लो। m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, ये बल की रट लो। ठीक है, हाँ, बाकी ये भी नहीं रटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 सेकंड और लगेंगे। एफ इक्वल टू एम ए रख के इसके लिए द्रव्यमान इंटू एल बटा टी स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से चीजों को कर लेना, समझ गए? तो ये हो जाएगा विद्युत चलता का मात्रक और विमा। मात्रक क्या हुआ? फैराड प्रति मीटर, और विमा ये होगी। दूसरा मात्रक ये भी बन रहा है कि कूलम स्क्वायर। भाई इसका कोई दूसरा मात्रक यदि पूछे तो इसका कोई मात्रक, एक और मात्रक क्या हो सकता है कि भाई कूलम स्क्वायर, सी स्क्वायर कूलम। ठीक है, और एम मीटर यानी कि दूरी, मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा भाई कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ये भी एक मात्रक हो सकता है, समझ गए? ठीक है ना, तो ये वाली बात हो जाएगी। ओके, चलो अब जैसे कि इसको, जैसे कि एग्जाम में सवाल कैसे भेज सकता है? ऐसे पूछ ले, 3 ऑप्शन दे दे कि निम्न में से विद्युत का मात्रक नहीं है। एक ऑप्शन दे दिया ये फैराड प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया ये, तीसरा ऑप्शन वो क्या कर देगा? इस कूलम को क्या लिख सकता है? ए इंटू टी यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और फिर दे दिया वो तीसरा ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन तो ये हो जाएंगे करेक्ट, चौथा कोई भी देगा वो हो जाएगा आपका रॉन्ग, वो नहीं होगा। तो सवाल किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। ओके, चलो
एक सवाल आपके लिए, परावैद्युतांक का मात्रक है, परावैद्युतांक का मात्रक क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा? फैराड प्रति मीटर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये किसका पूछ रहा है? परावैद्युतांक का। अब देखो आप, तो ये देखिए जो परावैद्युतांक का मात्रक है वो एक्चुअली क्या लिखोगे आप? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है? एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। और ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। और जब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? इन दोनों का अनुपात, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है? ये क्या है? दो राशियों का क्या है? दो भौतिक राशियों का अनुपात है। और जहां भी दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है उसका क्या होता है? मात्रक कुछ होता ही नहीं, कोई मात्रकहीन होता है, क्योंकि इसके मात्रक से इसका मात्रक आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मात्रकहीन। ये क्या हो जाएगा? मात्रकहीन। इसका कोई मात्रक नहीं। इसका क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। ये माध्यमिक विद्युतशीलता होता है, ये निर्वात की। तो माध्यमिक विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो होता है एप्सिलॉन आर, वो होता है एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य F बल लग रहा है। यदि आवेशों को परावैद्युतांक 6 वाले किसी माध्यम में रखा जाए तो वह घटकर 3 न्यूटन रह जाता है। F निर्वात ज्ञात करो। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है कि भाई F माध्यम बराबर क्या होता है? F माध्यम बराबर होता है F निर्वात अपन एप्सिलॉन आर, ये होता है, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल F लग रहा है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल क्या लग रहा है? F लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है? F लग रहा है, ठीक है। यदि आवेशों को परावैद्युतांक 6 वाले किसी माध्यम में रखा जाए तो वो घटकर 3 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम में कितना हो जाता है? 3 न्यूटन। यानी कि जो F निर्वात, जो F है वो कितना हो जाएगा? 6 × 3 18 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 18 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो निर्वात में बल था वो 18 न्यूटन था, फिर उसको किसी परावैद्युतांक 6 वाले किसी माध्यम में रख लिया तो वो बल घट गया, और घटकर कितना हो गया? 3 न्यूटन रह गया, ठीक है। हाँ, तो अपन इस फॉर्मूले से अपन निर्वात का बल निकाल ले। F माध्यम इक्वल टू F निर्वात अपन एप्सिलॉन आर। और ये ऐसे होता है भाई। F एक्चुअली में क्या होता है? F माध्यम के लिए लिखते हो आप, F माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 पॉइंट, ये अपन ने पहले किया हुआ वैसे चीजें, ठीक है। इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूं आपको। और 1/, ठीक है, यहां से देखो कितना हो जाएगा? हाँ, इस वाले को पूरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पॉइंट आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपके? F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, ये चीजें होती है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 3 18 न्यूटन। 18 न्यूटन था, फिर माध्यम में रखा तो क्या हो जाएगा? बल कम हो जाएगा। हमेशा जब भी माध्यम में रखोगे तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में हमेशा बल क्या होता है? अधिकतम होता है। निर्वात में बल अधिकतम होता है, माध्यम में क्या होता है? कम होता है, करेक्ट। तो आज की ये छोटी सी क्लास, छोटा सा सेशन यही समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन सदिश रूप पढ़ेंगे बलों का, और अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आज की क्लास छोटी जरूर थी, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, क्योंकि आपके लिए काफी यूजफुल है। खासतौर पर जो कूलॉम नियम संबंधित में जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।